हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं वितान का पहला पार्ट सिल्वर वेडिंग। उसके प्रश्न पाठ हमने उसका सारांश हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज पढ़ते हैं उसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखें। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यशोधर बाबू बचपन में ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। वे सदैव पुराने ख्यालों वाले लोगों के बीच रहे पले बढ़े, अतः वे उन्हें उन परंपराओं को चाहकर भी छोड़ नहीं पाए। यशोधर बाबू अपने आदर्श घोर संस्कारी किशनदास से अधिक प्रभावित और आधुनिक परिवेश में बदले हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं। अभी वो असफल क्यों रहे थे? अपने आप को समय के साथ ढाल सकने में असफलता उनको क्यों मिली, उसके यहाँ पर आपको कारण लिखने हैं। तो पहला कारण क्या था कि जब उनके माता पिता का देहांत हो गया तो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। तो जब एक इंसान के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है तो वो अपनी उन जिम्मेदारियों को निभाने में लग जाता है। समय के साथ चल पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो पहला कारण ये था। उसके बाद वो सदा ही पुराने ख्यालों वाले लोगों के बीच रहे थे। उनके आसपास जितने लोग थे वो सब पुराने ख्यालात के थे, इसीलिए उनके ख्यालात कभी भी नए नहीं हो पाए। उसके बाद वे परंपराओं को चाह कर भी छोड़ नहीं पाए। यशोधर बाबू अपने आदर्श घोर संस्कारी किशनदा से अधिक प्रभावित थे। अभी उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? किशनदा का, क्योंकि जैसे ही वो उनकी थोड़ी सी उम्र हुई तो वो बाहर शहर दिल्ली में रहने चले गए। वहाँ वो किशनदा के साथ रहे। और किशनदा कैसे थे? संस्कारी पुरुष थे, तो उनका उनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव था। इसीलिए वो हमेशा उनके प्रभाव में जीते रहे और कभी भी जमाने के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाए। यशोधर बाबू अपने आदर्श घोर संस्कारी किशनदा से अधिक प्रभावित थे और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध है। इसी के चलते परिवार के सदस्यों से उनका मतभेद बना रहता। अभी किशनदा भी यही कहते थे कि हमेशा हमें अपने परंपराओं और संस्कारों के साथ चलना चाहिए। तो इसीलिए वो हमेशा उनकी विचारधारा और उनके यशोधर बाबू की विचारधारा और परिवार की विचारधारा में टकराव होता रहा, क्योंकि वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि समय के साथ वो बदल जाए। जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। विवाह के बाद उसे संयुक्त परिवार के कठोर नियमों का निर्वाह करना पड़ा, इसलिए वे अपने बच्चों की आधुनिक दृष्टिकोण से जल्दी ही प्रभावित हो गई। अभी पत्नी जब विवाह करके इनके घर में आई तो इनको कठोर संस्कारों और परंपराओं का पालन करना पड़ा, इनकी पत्नी को। तो जब बच्चे बड़े हुए तो माँ जो है वो बच्चों के साथ नए जमाने के साथ जो है वो जीने में उसको आनंद आने लगा और उसने ये सारे पुराने संस्कारों को छोड़ दिया, क्योंकि इनमें बंधन था। तो माँ जो है वो तो अपने बच्चों के साथ बदल गई, लेकिन यशोधर बाबू अपने किशनदा के प्रभाव में रह करके वो कभी भी बदल नहीं पाए। वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती और बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किशनदा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। वे बदलते समय को समझते तो हैं, किंतु पूरे मन से स्वीकार न कर पाने के कारण अभी माँ जो है वो अपनी बेटी जो कहती कि मम्मी आज ये पहनी है तो वो पहन लेती। बड़े लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा वो टकराव नहीं करती, जो वो करते उनको करने देती, कभी उनसे कोई विवाद नहीं करती थी। लेकिन यशोधर बाबू जो थे वो कभी भी उनके साथ नहीं चल पाए। तो वो कभी कुछ कहते नहीं थे, बातों को मान लिया करते थे, लेकिन फिर भी उनको अपने बच्चों की सभी बातें जो थी वो कुछ ठीक नहीं लगती थी, उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी और इसीलिए वो अपने आप को पूरी तरह से बदल लेने में असफल। बच्चों, यही हमारे समय की मांग है कि हम अगर पुराने ख्यालात के हैं तो हमें समय के साथ कुछ परिवर्तन अपने अंदर लाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर साथ ही ये भी बताया गया है कि नई पीढ़ी जो है, जो नए आधुनिकता को अपने अंदर समेट कर जी रही है, उसको भी ध्यान रखना है कि आप आधुनिकता को समेटें, तकनीकी को जरूर अपनाएं, लेकिन अपने संस्कारों को ना भूलें और संस्कारों के साथ साथ अपने बड़ों को ना। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं या सकती हैं, ये बताइए। जो हुआ होगा, अभी ये जो वाक्य है ये एक जुमला था जो उनके लिए तकिया कलाम था। यशोधर बाबू के तकिया कलाम कहते हैं हर बात के बाद पहले आगे पीछे कोई वाक्य निकलना। तो इसकी आप कितनी छवियां खोज सकते हैं या अर्थ खोज सकते हैं, आपको बताना होगा कि वो वहाँ हर बात पर कहते थे तो क्या मतलब था उस बात का। तो जो हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किशनदा की जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। अभी जब किशनदा की मृत्यु हो गई तो उनके जो जाति के भाई थे कोई लगते हुए, उनसे उन्होंने पूछा कि किशनदा को आखिरकार क्या हुआ होगा, क्या हुआ था, वो कैसे उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने उत्तर में कहा जो हुआ होगा, यानी पता नहीं।
तो उनके भाई ने कहा मुझे नहीं पता, कुछ हुआ होगा। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते हैं वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बावजूद बीमार से हो जाते। तो यशोधर बाबू जी हैं, उनको समझ में आया कि अकेलापन सबसे बड़ा दर्द है और शायद जिसके बाल बच्चे नहीं होते वो अकेलेपन से उसकी मृत्यु हो जाती है, वो उस दर्द में जीता है। तो जो हुआ होगा पाठ का यहाँ पर उनको अर्थ समझ में आया, जो हुआ होगा मतलब वो अकेलापन हुआ होगा, क्योंकि किशनदा ने तो विवाह नहीं किया और उनके पास कोई परिवार नहीं था। यह भी कारण हो सकता है कि उन्हें उनकी बिरादरी से घोर उपेक्षा उदासीनता मिली, इस कारण वे दुख से सूख सूख कर मर गए हों। अभी हो सकता है कि उनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने उनको सहारा ना दिया हो, इसलिए वो दुख में सूख करके मर गए होंगे। किशनदा की मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चल सका, बस यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई, जिसका उत्तर किसी के पास ना था। अभी ये बात उनको कभी भी नहीं पता चल पाई कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो इसीलिए ये प्रश्न उनके मन में प्रश्न बन करके ही रह गया। तीसरा प्रश्न देखें, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते थे। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? अब वो जब बात करते थे तो तकिया कलाम की तरह वो हर वाक्य के आगे पीछे जवाब देते, ये शब्द का प्रयोग करते थे, समहाउ इम्प्रॉपर। कोई भी बात हो तो वो कहते थे हाँ ठीक है बट समहाउ इम्प्रॉपर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उसका कहानी के कथ्य से, कथ्य मतलब कहानी की जो घटना चक्र है, उससे इस वाक्य का क्या संबंध बनता है। तो यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में समहाउ इम्प्रॉपर शब्दों का प्रयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। उन्हें जो अनुचित लगता है तब अचानक वह वाक्य कहते हैं। जब उन्हें कोई बात अनुचित लगती थी, ठीक नहीं लगती थी, तब वो ये वाक्य बोला करते थे समहाउ इम्प्रॉपर। पाठ में समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में हुआ है। अभी किन किन संदर्भों में, कथ्य में, किस कथ्य के संदर्भ में ये वाक्य का प्रयोग हुआ, यहाँ पर आप अपने पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। जैसे पहला, साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पे। जब एक उनका साधारण सा पुत्र जो कि कोई बहुत ब्रिलियंट इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन उसकी सैलरी जो थी, वेतन जो था वो असाधारण था, तब उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगा। स्कूटर की सवारी करने को बच्चे कहते थे आप स्कूटर पे जाइए, तो वो उनको ठीक नहीं लगती थी, समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। दफ्तर में सिल्वर वेडिंग, अभी जब लोगों ने कहा, जब पता चला सिल्वर वेडिंग है तो सबने कहा अरे पार्टी दीजिए, तो दफ्तर में बैठ करके चाय पानी करना या पार्टी करना उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। क्यों? क्योंकि किशनदा अभी ने भी बताया था कि दफ्तर में बैठ के चाय पानी वो पीते हैं जो काम नहीं करते। डीडीए फ्लैट का पैसे ना भरने पर, अभी वो एक बड़ा फ्लैट नहीं लेना चाहते थे, वो उसी मोहल्ले में, छोटी सी मोहल्ले में ही रहना चाहते थे, क्योंकि उनको ये सब करना समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, जब कोई खुशहाली हो, हम खुश हों, तो रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर रिश्तेदारों को पूछना नहीं, ये बात उनको ठीक नहीं लगती थी। छोटे साले के ओछेपन पर, अभी कहानी में जो उनका छोटा साला था वो जो है वो बहुत अजीब तरीके से व्यवहार करता था, छोटापन अपना दिखाता था, छोटी सोच दिखाता था, तो वो बात उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। केक काटने की विदेशी परंपरा पर, जब बच्चों ने कहा आप केक काटिए तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारी परंपरा में केक नहीं काटा जाता और इस तरह से सालगिरह नहीं मनाई जाती, तो ये बात उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगी। इन संदर्भों से ये स्पष्ट होता है कि यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं। वो कैसे थे? सिद्धांतों पर चलने वाले मनुष्य थे। यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं। वो अपने जीवन के मूल्य और संस्कारों को बदलना नहीं चाहते थे। जो है, हमारे जो संस्कार बनाए गए हैं उनको वो उसी तरह से जीने में विश्वास रखते। इसी आदत के कारण अक्सर परिवार से उनका मनमुटाव बना रहता है और असहजता और अस्वाभाविक स्थिति के में ये वाक्यांश उनके मुंह से निकल पड़ता था। तभी उनका अपने परिवार वालों से टकराव चलता था और जब वो असहज हो जाते थे, कुछ समझ नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था, तब उनके मुंह से ये वाक्य निकल जाता था, समहाउ इम्प्रॉपर, आई फील समहाउ इम्प्रॉपर, मेरे हिसाब से कुछ ठीक नहीं है। विरोध नहीं करते थे, कभी वो किसी को कुछ मना नहीं करते थे, लेकिन उनको ठीक नहीं लगता था और वो खुद वही करते थे जो उनको पसंद आता था। और यही हमारी जो दो पीढ़ियों की जो टकराहट है वो यही है कि बड़े आगे वाली पीढ़ी पुराने ख्यालात को नहीं मानती, वो अपने मन की करना चाहती है। पुरानी पीढ़ी जो इतने समय से कुछ करती आ रही है वो एकदम से बदलना नहीं चाहती। परिवर्तन इतना आसान नहीं होता और इसीलिए दो पीढ़ियों में आपस में टकराव होता है और इसी को हम पीढ़ी का अंतर कहते हैं या जेनरेशन गैप के। प्रश्न 4 देखिए, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? अभी ये आपकी थिंकिंग पर, क्रिएटिव राइटिंग पर प्रश्न है कि उनके जीवन पे किसका प्रभाव था? किशन दा का प्रभाव था। तो हम सबके जीवन पर किसी न किसी का प्रभाव होता है, हम किसी से प्रभावित होते हैं, हमें कोई अच्छा लगता है, हम किसी के संस्कारों को सीखते हैं या अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। तो आपके ऊपर किसका प्रभाव है, ये आपको लिखना होगा। और अगर आप देखें तो जीवन में सबसे पहला प्रभाव हमें हमारे परिवार का पड़ता है, हमारी माँ का पड़ता है, हमारे बाप का पड़ता है, हमारे पिता का पड़ता है, हमारे भाई बहनों का पड़ता है या आपके गुरुओं का पड़ता है। तो आप अपना किसी का भी नाम लेकर के इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशन दा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरे जीवन को दिशा देने में मेरी बड़ी बहन की भूमिका रही। वे पढ़ाई लिखाई, खेल कूद सभी में हमेशा आगे रहती थी। उन्हें देखकर मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। वे समय समय पर मुझे मार्गदर्शन भी देती रहती थी और मेरी कमजोरियों को दूर करने में मेरी पूरी सहायता करती थी। अब आप इस तरह से अपने मन से इस प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं और किसी के भी बारे में आप लिख सकते हैं। आपके किसी मित्र का भी प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है, आपके अध्यापक का हो सकता है, आपके प्रिंसिपल का हो सकता है, आपके पड़ोस में रहने वाला कोई हो सकता है, आपका भाई, आपका दोस्त, आप उनके ऊपर भी लिख सकते हैं। प्रश्न 5 देखें। वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी में कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? प्रश्न का अर्थ समझिए। वर्तमान समय में, आज की स्थिति में परिवार की संरचना, जो परिवार का फॉर्मेशन है वो और उसका स्वरूप से जुड़े हुए आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? मतलब कहानी में जो था वो और जो आपके साथ बीत रहा है उसमें क्या कोई सामंजस्य है, कुछ बराबरी है, कोई तुलना है, या आपको बताना है। तो इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया गया है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सरदर्द बन गया। अब वो इतने ज़्यादा उसूलों को मानने वाले थे कि घर और दफ्तर में लोग उनके सर में दर्द हो जाता था उनकी बातें सुन के। आपने अपने घर में भी महसूस किया होगा, आपके दादा दादी या कोई बड़े लोग जो पुराने बूढ़े लोग हैं, उन्होंने जो सोच लिया, जो होता है, जैसा वो करते हैं वो वैसे ही करते हैं। आप उनको लाख कहो कि नहीं आज थोड़ा जल्दी खा लीजिए, नहीं खाएंगे, हम तो 9 बजे ही डिनर करते हैं। आप कहेंगे थोड़ा आज हम लोग पार्टी करेंगे, रात में 11 बजे खाना, नहीं हमको तो 9 बजे ही खाना चाहिए। तो ये सब जो टकराहट है, ये जो विचारों का मतभेद है, ये लोगों को परेशान कर देता है। नई पीढ़ी अपने पुरानों से परेशान हो जाती है और पुराने लोग अपने नई पीढ़ी के क्रियाकलापों से परेशान हो जाते हैं। तो इसका बड़ा मार्मिक चित्रण इस कहानी में किया गया है। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। वे पुरानी मान्यताओं को नहीं मानते। पुराना समाज जो था बच्चों, उसमें संयुक्त परिवार हुआ करते थे। सारी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली होती थी, सब मिलजुल के रहते थे। चाचा, ताऊ, दादा दादी, मम्मी पापा और कोई रिश्तेदार, सब बुआ फूफा, सब मिलके रहते थे। अब क्या हो गया है, जैसे ही बच्चे नौकरी करते हैं वो अलग चले जाते हैं, अलग कहीं अपना घर बसा लेते हैं। तो घर में एक माता पिता और बच्चे, बस यही संसार हुआ करता है। तो जब लोग कम होंगे तो हमारे रहन सहन का तरीका भी अलग हो जाएगा। जब हम ज़्यादा के बीच में रहते हैं तो रहन सहन का तरीका अलग हो जाता है। पहले के समय में बच्चे कैसे पल जाते थे, बड़े हो जाते थे, माताओं को पता ही नहीं चलता था। आज माँ के लिए एक बच्चा पालना कितना कठिन काम हो गया है, क्योंकि उसको अकेले सारा काम करना पड़ता है। तो ये सब परिवर्तन धीरे धीरे समय के साथ आधुनिकता के कारण आ रहे हैं। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को भी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, तभी वे सामंजस्य संभव है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान और सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे। अभी आपसे पूछा गया है तो आप भी बताएंगे कि ना, आज के परिवारों में भी ये सामंजस्य नहीं बैठ पाता। पुरानी पीढ़ी अपनी बात पे अड़िग रहती है और नई पीढ़ी हर पल बदलना चाहती है, इसलिए इन दोनों में टकराव होता है। तो क्या इसका सोल्यूशन क्या है, इसका तरीका क्या है असामंजस्य को बिठाने का? कि पुरानी पीढ़ी को अपने जो रूढ़िवादी, अपनी जो पुरानी विचारधारा है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा और नई के साथ थोड़ा सा कदम मिलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और नई पीढ़ी को क्या करना है, आधुनिकता के लिए कदम बढ़ाओ, विकसित हो, लेकिन अपनी पुरानी परंपरा और मूल्यों को भी साथ में लेके चलो, अपने बड़ों के साथ चलो। तो ये टकराहट कम हो जाएगी और ये अंतर धीरे धीरे घट जाएगा और कम हो जाएगा और सामंजस्य बैठ जाएगा। आप इसी तरह इसको लिख सकते। प्रश्न 6 देखिए। निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे? अभी यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इस कहानी की मूल संवेदना क्या है। तो पहला है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। 3 पॉइंट में से आपको बताना है कहानी की मूल संवेदना, यानी इसकी मेन
कौन सी धुरी है जिसके किनारे किनारे ये कहानी घूमती है। तो इसका मुख्य पॉइंट क्या है? पीढ़ी का अंतराल, जो पीढ़ियों का जो अंतर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये कहानी की मूल संवेदना है। अब आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों है, तो अब आपको वैसे ही उत्तर लिखना है कि आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सरदर्द बन गया था। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदना को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। उन्हें पिता का पुराना रवैया अपनी बेइज्जती लगता था। यशोधर भी नए चलन को स्वीकार नहीं करते और नई पुरानी पीढ़ी का यह द्वंद्व चलता रहता है। अभी वो जो है वो पुराने समाज समय के हैं और वो पुरानी संस्कारों और मान्यताओं को मानते हैं और उसी में जीना चाहते हैं। और यही जो उनकी कट्टरता है कि वो उसी पे चलेंगे, वो बदलेंगे नहीं। ये घर के लिए और दफ्तर के लिए सब जगह ये संस्कार, ये जो रिजिडनेस है, ये लोगों के लिए सिरदर्द बन गई। और बच्चे जो है वो नए जमाने के हिसाब से जीना चाहते हैं, ये बदलना नहीं चाहते, इसीलिए दोनों के बीच में टकराव चल रहा है। और बच्चों को पिता के हिसाब से चलना अपनी बेइज्जती लगता है और यशोधर बाबू को बच्चों के हिसाब से बदलना अपनी बेइज्जती लगता है। और इसीलिए ये नए चलन को स्वीकार नहीं करते और नई पीढ़ी जो है वो पुरानी पीढ़ी को स्वीकार नहीं करती और ये द्वंद्व बराबर चलता रहता है। सांस्कृतिक सामाजिक संरक्षण के लिए स्वस्थ परंपराओं की सुरक्षा आवश्यक है। अगर हम सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से हम विकास करना चाहते हैं तो हमें विकास तो करना है, नया जरूर सीखना है, लेकिन अपनी पुरानी परंपराओं को साथ लेकर चलना है। उनको पीछे छोड़ते नहीं जाना, उनको भूलते नहीं जाना है, उनको हमें साथ लेकर के चलना है। तो बदलते समय और परिवेश में उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को थोड़ा आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को पुरानी मगर स्वस्थ परंपराओं और मान्यताओं का पालन करना पड़ेगा। यानी हम दोनों पीढ़ियों को कुछ छोड़ना है, कुछ स्वीकार करना है, तभी हम सामंजस्य बिठा पाएंगे और ये अंतराल बढ़ता नहीं चला जाएगा। ये रहेगा तो जरूर, अंतर तो जरूर रहेगा, लेकिन फिर भी हम उसमें सामंजस्य बिठा करके एक अच्छा और विकसित जीवन हम जी सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि इस समय हमारे देश में हमारा देश जो सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। हम अपने विकास भी कर रहे हैं, हम तकनीकी के क्षेत्र में भी विकास कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने मंदिर, अपनी पूजा, अपना हिंदुत्व, अपने भगवान, अपनी जो हमारी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब की धरोहर है, उन सब का भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारी सरकार जो है वो उनको भी संभालने का काम कर रही है, कंजर्व कर रही है। ऐसा नहीं कि पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया, हमने नए नए पानी के स्रोत ढूंढ लिए, लेकिन हम अपनी नदियों को अगर साफ नहीं रखेंगे तो हम एक दिन पानी के लिए भूखे मरेंगे। बिजली के नई चीज़ें का उत्पाद करिए, लेकिन आप पुरानी चीज़ों को भूलते चले जाएंगे तो क्या होगा? ये पोल्यूशन बढ़ता चला जाएगा और एक दिन हमें ऐसा होगा कि हमारे बच्चों को बिजली मिलेगी ही नहीं, पानी मिलेगा ही नहीं, एक पीढ़ी को। तो हमें अगर सामंजस्य बिठाना है तो सब हर क्षेत्र में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी को मिलकर चलना पड़ेगा। कुछ छोड़ना है, कुछ स्वीकार करना है। प्रश्न 7 देखिए, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखिए जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा ना लगने के क्या कारण होंगे? अभी आप अपने आसपास देखेंगे कि जो आपके बुजुर्ग बड़े लोग हैं, उनको जो बदलाव होते हैं, वो कुछ बदलाव उनको पसंद नहीं आते। अच्छा है, उनको आनंद भी उठाते हैं, लेकिन उनको जब कोई बात बिल्कुल नहीं, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया। जैसे आप बिल्कुल सिंपल सी बात देखिए, घर में अगर 5 लोग बैठे हैं, आजकल 5 ही बैठे हुए एक ही कमरे में, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हैं। पहले क्या होता था, 5 लोग अगर बैठे तो आपस में बातचीत हो रही थी, कभी गेम खेलते थे, कभी हम कैरम खेलते थे, कभी लूडो खेलते थे, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता था। आज 5 बैठे हैं लेकिन सब अपने अपने में व्यस्त हैं। तो मोबाइल अच्छा है, आधुनिक चीज़ है, बहुत ही सुविधाजनक भी है, लेकिन अगर आप पुरानी पीढ़ी से पूछें तो लोग वो कहेंगे ये क्या बेकार की चीज़ है, बच्चों का दिमाग खराब करके रखा हुआ है। आजकल बच्चे बात तक नहीं करते हैं। तो ऐसे आपको कुछ उदाहरण देखने हैं। यहाँ देखते हैं, हमारे घर व विद्यालय के आसपास निम्नलिखित बदलाव हो रहे हैं जिन्हें बुजुर्ग पसंद नहीं करते। घर से विद्यालय जाने के लिए साइकिलें और मोटर का इस्तेमाल। अभी घर से विद्यालय जो है वो 1 किलोमीटर भर है। पहले हम लोग बच्चों अपने समय में पैदल चल के जाते थे स्कूल, साइकिल चला के जाते थे स्कूल। आजकल बच्चे रिक्शे पे बैठ के जाते हैं, ऑटो में बैठ के जाते हैं, बस में बैठ के जाते हैं। फिर हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि तुम एक्सरसाइज करो। पहले ये एक्सरसाइज थी, हम 15 मिनट पहले निकलते थे और पैदल चल के जाते थे, वो हमारी एक्सरसाइज हो जाती थी। तो ये क्या है? आधुनिक है, सुविधाजनक है, लेकिन ठीक नहीं है। लड़कियां लड़कों का एक साथ पढ़ना और मिलना जुलना। अभी लड़कियां और लड़के, आजकल आधुनिकता है,
सुविधाजनक भी है, साथ में बैठ के पढ़ती लिखती है। लेकिन अगर आप बुजुर्गों से पूछे तो उनको अच्छा नहीं लगा। अरे क्यों भाई, लड़कियों को पहले क्या होता था, बच्चों गर्ल्स स्कूल अलग होते थे, बॉयज़ स्कूल अलग होते थे, तो उनको ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। युवा लड़के और लड़कियों द्वारा अंग प्रदर्शन करना, अब आजकल की जो ड्रेसिंग है, कपड़े पहनना सब तरह से दिखता है, फटी हुई जीन्स पहनना, ये कहाँ का फैशन है पता नहीं, ये तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कपड़े पहनते हैं हम शरीर ढकने के लिए या दिखाने के लिए? अगर दिखाना ही है तो मत पहनो कपड़े। तो फटे कपड़े पहनना या यहाँ से फटा वहाँ से फटा पहनने का क्या मतलब है? पुरानी पीढ़ी इसको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। यही हमारे पीढ़ी का अंतर है। देर रात तक पार्टियां करना, पहले हम लोग जब छोटे थे तो हमारे घर का नियम था कि 8 बजे के बाद घर से बाहर किसी को नहीं रहना है। लड़कियों को तो छोड़ दो, लड़कों को भी नहीं रहना है, घर के आदमी लोग भी नहीं रहते थे, घर आ जाते थे। 8 बजे घर आ गए, 8:30 9 बजे तक खाना खा लिया, 10 बजे तक सब बिस्तर पे, सब सो जाते थे और सवेरा जल्दी होता था। 5 बजे लोग उठ जाते थे, 6 बजे बच्चे उठ जाते थे, स्कूल चल देते थे। हम सुबह सुबह उठ करके याद करने का, रटने का काम हम सुबह करते थे। आज बच्चे रात के 2 बजे तक जगते हैं, जब हमारे उठने का टाइम होता है तब तक वो जग रहे होते हैं। तो ये सब क्या है? ये होगा आप लोगों के लिए सुविधाजनक है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये पुरानी पीढ़ी को पसंद नहीं आता और यही टकराहट का, ये द्वंद्व का कारण है। दिन भर कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल, हम लोग दिन भर इसमें लगे रहते हैं। हम इसके अलावा कुछ और क्रिएटिविटी कर ही नहीं पाते। क्या इसके अलावा कुछ क्रिएटिव दुनिया में नहीं है? आप इसका प्रयोग ज़रूर करें, लेकिन इसको लिमिट करें। क्योंकि अब हम जब मोबाइल इतना बन गया, इंटरनेट इतना, जिसकी हमें आदत लग गई, अब जो है वो नए नए खोज हो रही है कि मोबाइल देखने से ट्यूमर हो जाता है और कैंसर हो जाता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो क्यों इतना एक्सेस में क्यों जाओ? हर चीज़ की अति बुरी होती है। अगर हम कोई भी काम लिमिट में करेंगे तो वो हमारे लिए हमेशा अच्छा हो। बुजुर्गों को यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब वे युवा थे उस समय संचार के साधनों की कमी थी। संयुक्त पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वे युवावस्था में अपनी भावनाओं को काबू में रखते थे और अधिक जिम्मेदार होते थे। आधुनिक परिवेश में युवा बड़े बूढ़ों के साथ बहुत कम समय व्यतीत करते हैं, इसलिए सोच व दृष्टिकोण में अधिक अंतर आ गया है। युवा पीढ़ी की यही नई सोच बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती। पहले बच्चों, हम लोग अपने बड़े मम्मी पापा, दादा दादी के साथ बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनके अनुभवों को सुनते थे और बहुत कुछ हम अनुभव से सीख जाते थे। आज की पीढ़ी दादा दादी को तो छोड़ो, मम्मी पापा के साथ भी नहीं बैठती, तो मम्मी पापा की जो एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी के, उनको भी नहीं सुनती। क्या करती है वो? करके सीखती है। जब वो गड्ढे में गिरते हैं तब उनको समझ में आता है कि नहीं नहीं, ध्यान से चलना चाहिए, नीचे देख के चलना चाहिए। और अगर यही बात आप अपने मम्मी पापा से सुन ले तो शायद आप गड्ढे में गिरे नहीं। तो हमें अपनी पुरानी पीढ़ी के अनुभवों का फ़ायदा उठाना है, अपनी नई सोच को आगे बढ़ाना है। आप नया करिए, नया सीखिए और पुराने लोगों से उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनके अनुभव हैं, उनको भी ग्रहण करते चलिए, उनको अपने में समेटते चलिए। आपका जीवन और सुखमय और विकसित हो जाएगा। ये इस पाठ की मूल भावना है कि हमारे जो पीढ़ी का अंतर है वो अधिक होता जा रहा है और हम अपने परंपरा, अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। वो नहीं करना है, आधुनिकता को अपनाना है, लेकिन परंपराओं और संस्कारों को साथ लेकर। स्टार्ट देखें। यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप किसके समर्थन में हैं? अपने अनुभव और सोच के आधार पर तर्क दीजिए। अब यहाँ 3 बातें लिखी हैं, आपको यशोधर बाबू के बारे में लिखना है कि इनमें से कौन सी 3 बातें हैं, कौन सी बात है जो सही है। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि वो पूरी तरह से पुराने हैं, उनकी बात बिल्कुल बेकार है, उनको कोई सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए? क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरा ध्यान रखे। मुझे कोट ला करके क्यों दिया? ये कहता कि पिताजी कल से आप मत जाइए, अब आप आराम करिए, मैं दूध लेने चला जाऊंगा। क्या इतना भी एक पिता को अधिकार नहीं? वो अपने बच्चे की हर बात पूरी करता है, तो क्या इतनी भी उसको ज़रूरत नहीं है कि उसका बच्चा उसके लिए इतनी भी ध्यान रखे? तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। दूसरा देखें, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर तो पुराना छोड़ता नहीं, इसीलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। अभी उनके खुद के अंदर एक अंतर द्वंद्व चलता है, इंटरनल एक लड़ाई चल रही है। नहीं नहीं, ये बात ठीक तो है, कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ है, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सही नहीं लगता। ये उनके अंदर द्वंद्व चलता है और इसीलिए हम वो सहानुभूति के पात्र हैं। वो नया सीखना चाहते हैं लेकिन पीछे का छोड़ नहीं पाते। और ये बच्चों, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप उस स्टेज पर पहुंचेंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके आगे वाली जनरेशन आएगी और जब वो आपको कहेगी आप पुराने हो गए, आपको कुछ नहीं पता, तब आपको ये एहसास होगा कि हाँ, मेरे पिताजी जब कुछ ऐसा कहते थे तो हम उनको कहते थे।
और ये बच्चों हमेशा होता है कि जब हम अपने से बड़े जो होते हैं, हम उनको कुछ नहीं समझते। जब हम जवानी में होते हैं, जो हमारी 15 से 25 साल की जो उम्र होती है, उस समय 15 से 25 में हमें हमारे पिता जो हैं वो कैसे लगते हैं? बिल्कुल बेकार लगते हैं। उनको कुछ नहीं आता है। 15 साल से पहले तक हमें क्या लगता है कि मेरे पापा इज़ द बेस्ट, माई फादर इज़ बेस्ट। उनको सब पता है, क्योंकि तब तक हमने और कुछ देखा नहीं होता। 15 से 25 साल का समय वो ऐसा होता है, हमें लगता है पापा को तो कुछ आता ही नहीं है, इनको कुछ नहीं मालूम, सब कुछ पता है तो मुझे पता है, ये सब गलत है इनको कुछ नहीं मालूम। और जब आप 25 साल के बाद, जब आप 25 से लेकर के और 40 की उम्र में आते हैं, तब आपको लगता है कि जो पापा कहते थे वो ही सही था। तो कुछ उनके अनुभव हैं वो हम खुद अनुभव कर रहे होते हैं। जब हमारा अपना बेटा हो जाता है और वो हमसे कहता है कि पापा आपको नहीं पता, तब हमें अपने पापा की याद आती है कि मेरे पिताजी तो बिल्कुल सही कहते थे। और ये बच्चों एक जीवन चक्र है जो सबके साथ चलता है। अपने बड़ों को बिल्कुल तरह से आप खारिज कर दें, उनकी बातों को, उनको बिल्कुल ना सुने, ऐसा मत करिए। उनकी बातें सुनिए, को ग्रहण करिए जितना आपको ठीक लगता है। जो आपकी अपनी सोच है उसको भी लीजिए और मिला करके चलिए। जो बच्चे अपने बड़ों से सीखकर और अपनी सोच को आगे लेकर चलते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। आगे देखते हैं। यशोधर बाबू में एक तरह का, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वो सहानुभूति के पात्र हैं। तीसरा था, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। अब वो एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और उनको नई पीढ़ी के विचारों को अपनाना ही उचित है, ठीक रहेगा। तो आदर्श कोई भी नहीं होता और पूरी तरह से हम कभी भी बदल नहीं सकते, ना हम बदल सकते हैं ना आगे आने वाली पीढ़ी बदल सकती, तो ये उचित नहीं है। उत्तर देखिए। यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया कभी उन्हें खींचता तो है परंतु पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। यानी जो खा पॉइंट है ये सही है कि वो सहानुभूति के पात्र हैं। यशोधर बाबू जैसे लोग साधारणतः किसी ना किसी से प्रभावित होते हैं, जैसे यशोधर बाबू किशनदास से थे। ये परंपरागत ढर्रे पर चलना पसंद करते हैं तथा बदलाव पसंद नहीं करते, अतः समय के साथ ढलने में असफल होते हैं, इसीलिए वो समय के साथ बदल नहीं पाते। मेरे दादाजी भी पुराने विचारों से प्रभावित हैं, उन्हें भी नई चीज़ अपनाने में तकलीफ होती है, इस कारण वे हमसे दुखी रहते हैं और हमें भी दुख होता है। इसलिए मैं उनसे अनुनय विनय करके धीरे धीरे उनकी आवश्यकता से परिचित कराना चाहता हूँ ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। जैसे बच्चों एक उदाहरण देखिए कि जब मोबाइल आया तो आज के आप छोटे से बच्चे को दे दो, 3 साल के बच्चे को दे दो, उसको मोबाइल चलाना आता है, और दादाजी को या मम्मी को मोबाइल को ठीक से चलाना नहीं आता। जब हम अपने बच्चों से पूछते बेटा ये कैसे करें, तो बच्चे कहते क्या है मम्मी, आपको ये भी नहीं पता चलता, आपको ये भी समझ में नहीं आता है। तो क्या है, हमारी जो पुरानी पीढ़ी है उसको नया सीखने में समय लगता है। बच्चों के लिए ये सब कुछ बहुत आसान है, उनको लगता है ये क्यों नहीं सीख पा रहा है, इतना तो आसान है। और यही टकराहट है। तो आपके लिए क्या करना है, बड़ों को क्या करना है कि कुछ नया आया है तो बच्चों से सीख लो, पूछ लो बच्चों से। बच्चों को क्या करना है, धैर्य रखना है। आपके बड़े अगर कोई नई चीज़ नहीं सीख पा रहे तो उनको समझाइए, उनको समय दीजिए, उनको बताइए। जब आप छोटे थे तो आपको आपके बड़ों ने सिखाया, अब आपका समय है, कुछ चीज़ें जो नई हैं वो आप अपने बड़ों को सिखा दीजिए और उसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। जब आपके मम्मी पापा आपको मैसेज करना, आपको फ़ोन से पैसे भेजना, ये सब काम सीख जाएंगे तो आपके लिए भी सुविधा हो जाएगी। तो हमेशा अपनी पुरानी पीढ़ी को साथ लेकर चलना है और अपने संस्कारों और मूल्यों को भी साथ लेकर चलना है। तो यहाँ पर पाठ के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। इन प्रश्नों में पूरा पाठ समाहित है। अभी प्रश्न अगर कुछ भी आ जाए, भाषा बदल कर भी आ जाए, तो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। पॉइंट बना करके अगर आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो आपको हमेशा नंबर अच्छे मिलेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा पॉइंट्स बना करके लिखिए। मुझे उम्मीद है आपको पाठ समझ में आ गया होगा, प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई कठिनाई है तो कमेंट करके बात करिए, मैं आपको आपकी जवाब दूंगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं पाठ के साथ अगले वीडियो में। बाय।